बलूचिस्तान में जो कल एक सान्या हुआ है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि 80 दहशतगर्द वो इकट्ठे होते कैसे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोग इकट्ठे हो जाएं तो चाहे वो सिंध पुलिस हो, चाहे वो बलूचिस्तान पुलिस हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, डंडे उठाए हुए हथकड़ियां लगा के साथ उठा के ले जाते हैं। बच्चों और खवातीन को इन लोगों ने छोड़ा नहीं है बल्कि छुड़वाया गया है। ये बी कैटेगरी का एरिया है या लेवीज हैं, उनकी अटेंडेंस 40% के करीब है। वो ज्यादातर बड़े जो वहाँ सरदार या दूसरे हैं उनके वो करीबी मुलाजमीन हैं, वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करते, ज्यादातर वो हथियार डाल देते हैं, कोई उनकी कैपेसिटी नहीं है। इसमें बलूचिस्तान की हुकूमत का या इंटीरियर मिनिस्टर का इसमें कोई सच जो है ना वो कोई इम्पोर्टेंट रोल इसलिए नहीं है। अफवाज पाकिस्तान जो है वो इन दहशत गर्दों के साथ नबर्द आजमा है, उनके अलावा और किसी की हिम्मत भी नहीं है। बराह रास्त इस वक्त जो है वो आर्मी चीफ इसकी निगरानी कर रहे हैं। हर एक का फर्ज है तो आइन के लिए खड़ा हो, बुनियादी हुकूक के लिए खड़ा हो, वो खा JUI हो या कोई और। हमने बिल्कुल दावत दी है, हमने हाथ बढ़ाया है, हमने कहा आइए हमारे साथ चलिए, लेकिन कोई हम पे एहसान नहीं करेगा। जो हमारी रिजर्वेशंस थी दोबारा उनको दोहराई। मुमकिन है खान साहब को उन्होंने सारा कुछ बताया भी होगा। हमको भी मौलाना साहब से इजाजत लेनी है, उनको भी खान साहब से इजाजत लेनी है, और फिर जो कुछ भी होगा हम चाहेंगे कि वो तहरीरी हो। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले फिर बात करेंगे जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है गुज़िश्ता रोज़ से। ऑब्वियसली चाहे कोई न्यूज़ बुलेटिन हो या टॉक शो हो, ये हो नहीं सकता कि वो बलूचिस्तान के वाक़े से ना शुरू हुआ। वाक़या जो है उसको कल भी तफसील से हमने उस पर बात की थी कि जो जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों की तरफ से हमला हुआ, उसके नतीजे में अब तक जो इतलात हमारे सामने आई हैं तो कुछ ज़्यादा है नहीं। इतना हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन है वो जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उनके ज़राए की तरफ से जो इतलात अब हम तक पहुंच रही हैं तो बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 190 के करीब जो मुसाफिर हैं उनको बाजियाब करवा लिया गया है, जबकि 30 के करीब दहशतगर्द भी हलाक हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि अभी भी जो लोग हैं, जो पैसेंजर्स थे, वो दहशतगर्दों के कब्ज़े में हैं, इसलिए बहुत एहतियात के साथ और आराम से ये ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जानी नुकसान कम से कम हो। इससे कबल भी हमें बताया गया कि जो बाजियाब हुए हैं मुसाफिर, उनमें से 50 से ज़्यादा, 60 के करीब मर्द थे, 30 के करीब ख़वातीन और 15 बच्चे जो हैं। 17 के करीब ज़ख्मी जो हैं उनको हस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। ये वफाकी काबीना गुज़िश्ता रोज़ की जब हुई तो उसमें भी दहशतगर्दी पर वज़ीर आज़म साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि वो किस ज़ोर से सर दोबारा उठा रही है। उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस का किरदार है वो भी सराहा। ये वाक़यात, जैसे हमने शुरू में भी कहा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो डिस्कस कर रहे थे। वाक़यात इतने तवातर से, इतनी फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं कि रेगुलरली उसको डिस्कस किया जाता है। और इसी हवाले से ये भी कहना ज़रूरी होगा कि वक्तन फ़वक्तन ये पार्लियामेंट में भी इस पर बात होती है। आज भी अपोजिशन ने इस पे शोर उठाया। इससे पहले जनवरी में एक सेनेट का इजलास था जिसमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने बहुत एक अहम तकरीर की। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में चंद हफ्तों से लोगों को उठाए जाने का अमल तेज़ हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि गैर कानूनी तौर पर लोग उठाए जाते हैं और इसका इल्ज़ाम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर आता है। एहतजाज जो होता है, रिएक्शन जो आता है तो उसकी वजह से शाहराहें बंद हो जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान दूर होता चला जा रहा है, सूबे में हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो रहे हैं। इस मौजू के अलावा हम अपोजिशन पे भी बात करेंगे क्योंकि जहाँ JUI का ज़िक्र आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िक्र आएगा, तो इनके जो आपस में इस वक्त मुज़ाकरात से चल रहे हैं उस पर बात होगी। इस हफ्ते भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकातें हुई हैं JUI से, मगर अभी तक कोई ठोस बात सामने नहीं आई। फुक़दान ज़रूर है ट्रस्ट का, शायद जो मकसद है दोनों का उसमें भी फ़र्क है। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब ने एक जगह ये फरमाया कि हर किसी के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आए।
मगर ये बात शायद JUIFA को इतनी पसंद नहीं आई। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा हैं JUIFA, हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम बलूचिस्तान का ही जिक्र करेंगे। आपकी तकरीर का भी हमने हवाला दिया क्योंकि आपने कुछ हफ्ते पहले ही हम कह सकते हैं सेनेट में इस पर इजहार ख्याल किया। इन अ वे वार्निंग थी आपकी तरफ से कि ये हालात जो है आपको नजर आ रहे थे किस तरफ जा रहे हैं। इसमें 12, ये तो आपने एक स्पीच का हवाला दिया है, 12 जो है मैंने इस बात को रिपीटेडली कहा है कि इसको बलूचिस्तान जो है वो मामला बिगड़ रहे हैं, हालात जो है ख़राब हो रहे हैं। और रिक्वेस्ट भी मैंने की थी कई हफ्ते पहले से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और इवन मैंने इंस्ट्रूमेंट भी डाला हुआ था कि बलूचिस्तान के मामला को डिबेट किया जाए। वर्बल रिक्वेस्ट भी करते हैं, वो उसको इतना लाइट लेते हैं कि जैसे जो है हम कोई खैरात वगैरह मांग रहे हैं, कि हम कहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात को डिबेट करें, और वो कभी भी जो है वो फिक्स करने के लिए तैयार नहीं होते। ये अजीब सी बात है कि एक सूबा जो है हालात उसमें इतने ख़राब हों और आप जो है उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट आए और आप उसको इग्नोर करते जाएं या किल करते जाएं और वो फिक्स ना हो और उस पर डिबेट ना हो रही हो, तो ये संजीदगी जो है, ये गैर संजीदगी ये जाहिर करती है कि आपको मामला से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सारे हालात जो है इसको ये एक और इसके साथ लिंक होता है। ये एक तो ये है कि आपने ये सारा कुछ कुक हुआ है, और ये कुक जो है पाकिस्तान बनने के बाद से होता रहा है। जो वादा खिलाफियाँ, जो नाइंसाफियाँ जो सूबे में होती रही, उसका नतीजा निकलता रहा, और वो लोग जो आम वर्कर थे, आम पॉलिटिकल वर्कर थे, वो अल्टीमेटली जो है वो आज पहाड़ों की तरफ जो है उन्होंने रुख कर लिया। तो इस बात को जो है वो कभी कंसिडर नहीं किया जाता। यही जो इस वक्त जिस ब्रिगेड की बात की जाती है, जो एक कालादम तंजीम की बात की जाती है, इनको जो हेड कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरह एक आम वर्कर थे, पॉलिटिकल जैसे हम लोग हैं, और उस वक्त जो है वो उसको बिल्कुल जो है कहीं पे इनके कानों पे जो मामला होते थे उस पर जू नहीं रही थी। हमारा मसला ये है कि आप हमें कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना ऑनर करो, हम बिल्कुल ऑनर करते हैं, मगर हम आपसे पूछते हैं कि आप जब हमारे बच्चे उठाते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऑनर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या वो जो गारंटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी हुई है वो आप जो है वो हमारे हवाले से आप रियासत जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करती है या उसको छोड़ देती है? अगर आप उस पर अमल करते हैं तो फिर आप भी डिमांड करने का हक रखते हैं कि आप भी इस दस्तूर को जो है सर आंखों से लगाएं और चूमे चाटे और उसके बाद सर पे रख लें। बेशक सर, वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये बताइएगा सर अब व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? इज देयर अ वे फॉरवर्ड? कुछ लोग तो कहते हैं बहुत देर हो गई। यकीनन देर हुई है, और जब हम बात करते हैं पार्लियामान में, मौलाना साहब ने इवन जो है वो स्पीच की है, उसमें हम फिर अगेन ऑफर करते हैं कि इस मामले को सुलझाने के लिए हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, बल्कि आपकी नहीं, हम वो मदद हमारी अपनी होगी या हमारे अपने मुल्क की होगी, मगर खुदा के वास्ते मामलात को सीधा करिए। आज जो आपने हुकूमतें बनाई हुई है उनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी नहीं है। आपने एक अजीब अंदाज में जो है ना वो फॉर्म 47 और फॉर्म पता नहीं 45 की डुप्लीकेशन करके और आपने एक निज़ाम मुसल्लत किया हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं जब पॉलिटिक्स में हम कोई कमाल नहीं कर रहे होते पार्लियामान के अंदर, मगर लोग ये समझते हैं हम उनके नुमाइंदे हैं, और वो सिर्फ इस नुमाइंदगी, इस ओनरशिप को वो फील करते हुए वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो पी जाते हैं। आपने वो पीने वाली चीज़ें भी जो है ना वो उसको भी आज़मे से निकाल दी हैं, और अब ये चीज़ें जो है ना, और अगर थोड़ा सा वक्त गुजर गया तो ये मामला मजीद ख़राब हो जाएंगे। ये मामला जो आपको आज भी नज़र आ रहा है, ये ट्रेन वाला हादसा, ये कंडेमनेबल है, मगर ये इससे भी ज़्यादा खौफनाक है जितना आप तक पहुँचाया गया। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, राइट बैक, और फिर हम कामरान साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से। हम उनसे सियासत पर भी बात करेंगे, बट उससे पहले हम बलूचिस्तान के वाक़यात पे बात करें। अब सेनेटर साहब, ऑब्वियसली आपने जो बात की कि आप उनकी मदद करेंगे या आप तैयार हैं, और मसला तो सर पूरे पाकिस्तान का ये है, बट सर कोई कैन यू पुट इट इनटू मोर कॉन्क्रीट टर्म्स कि अब हमें क्या करना चाहिए?
चाहे वो हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान के आम लोग हों, अब मतलब कि पहला कदम, दूसरा कदम क्या होना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली ये कोई इतना आसान काम तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आज हुकूमत कह भी दे कि उसने बात करनी है तो वो किनसे बात करने की ज़रूरत है? ये अब इतना हमने, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर, कि मसला इतना हमने उलझा दिया कि इसको सुलझाना भी आसान नहीं होगा। कुछ रोशनी डालें इस पे। पहला कदम मैं आपको बता देता हूँ, आपने इन गिरोहों को खोलना है ना, तो पहला कदम जो है वो मिसिंग पर्सन का है। उनके बच्चे जिनको आपने 15-15, 20-20 साल से उठा के गायब किया है, वो जो जिंदा बच्चे हैं या अब बड़े हो गए हैं या जवान थे, अब ज्यादा मजीद जवान हो गए हैं, उस वक्त यंगस्टर थे, तो अब उन बच्चों का या जो उसमें वफात पा चुके हैं, जो जिंदा नहीं है, उनके मसले को जो है आपने हल करना है। आपकी जो गिरा खुलेगी इस मसले की, ये यहाँ से खुलेगी, ये बहुत तल्ख घूंट है, ये आपको पीना पड़ेगा। हम सारी अदालतों में जा चुके, हम सारे ऐवानों में जा चुके, हम ऐवानों में रोज ये जो है ना ये कहते मर गए कि जी ये इन मिसिंग पर्सन का मसला हल करिए। अदालतों में कहते मर गए, मगर वो मिसिंग पर्सन सरफेस पे नहीं आए। एक बड़ा 1 पेज का 1 पेजर जवाब आता था कि हमारे पास नहीं है। अब वो आप रोज जो है ना, वो जो लोग उठाए जाते हैं, वो रोज वो आप वापस भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अदालतों में जाना बंद कर दिया, ऐवानों में आना बंद कर दिया, उन्होंने सड़कों का कंट्रोल संभाल लिया, और सड़क का कंट्रोल संभालने के बाद जो है आप उनके बच्चे उनको वापस करते हैं। तो ये क्या इस बात की निशानदेही कर रही है कि ये कानून को आपने तोड़ा था, जवाब में उन्होंने तोड़ा है। यही सारा मामला है, गिरा यहाँ से खुलेगी। आपने अगर मामला को सीधा करना है, आज इस बात पे शुरू करिए, कल से मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद राइट्स का मसला है, जो उनका हक है, जो उनका, अगर फर्ज करिए कि घर किसी का है, उसको जिसका घर है, जिसके घर से वसाइल निकलते हैं, उसका पहला हक है, उसको पहले हक को तस्लीम कर लीजिए, उनके हक के इख्तियार को तस्लीम कर लीजिए, उनके हक के इक़्तिदार को तस्लीम कर लीजिए। ये जो आपने पपेट्स बिठाए हुए हैं, इसको जो है ना बंद करिए इस मसले को। वो भी उतने मुहब्बे वतन होंगे, वो भी इतने आपके ताबेदार होंगे रियासत के, जितने कोई दूसरा हो सकता है, मगर आपने अपनी ऐनक से देख के अपने एक सांचे बनाए हुए। ठीक सर, माफ करिएगा, अब थोड़ी सी बात जरा कम अहम इश्यूज जो हैं वो, क्योंकि हमने कहा था कि आपसे उस पर भी बात करेंगे। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी मुलाकातें जारी हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी मुलाकात हुई। सर, कुछ आप बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली अब आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, या कौन से इश्यूज हैं जिन पे गुफ्तगू जारी है? मामला था मजीद जो है ना वो शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं। कल सलमान साहब ने तो फिर एक कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट दे दिया था। वो कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि जिसमें जिसकी मर्जी हो आना है आए, जिसकी मर्जी ना हो ना आए, तो कोई एहसान नहीं करेगा वगैरह, कोई इस तरह का मफहूम, इस तरह से मुझे एग्जैक्ट अल्फाज अब याद नहीं है, मगर स्टिल जो है ना वो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मामला जो है ना वो कुछ शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, और वो बेहतरी की तरफ, यानी पार्टियों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो अब देखें कि नताइज क्या निकलते हैं, मगर कुछ ऐसी जो है ना वो डेवलपमेंट्स हैं जो शेयर करेंगे इंशाल्लाह चंद दिन में आप सबके साथ। सेनेटर साहब, अब कुछ तो बताएं कि ये बेहतरी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, या हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि आम तासुर जो है या जिसके ऊपर लोग आपसे सवाल पूछते हैं वो तो यही है कि जी आप लोगों में अगर कोई इत्तफाक हो गया तो आप लोग सड़कों पे दोनों निकल आएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF सड़कों पे होगी तो हुकूमत पे दबाव पड़ेगा। मगर इतना तो बताएं कि क्या आप लोग इन्हीं लाइंस पर गुफ्तगू कर रहे हैं या कुछ और डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, सड़कों पे निकलने की बात जो है ना वो नहीं हो रही। हम जो है ना अभी तक उसके ढांचे पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई इत्तेहाद होगा तो उसका नज़म क्या होगा, उसमें फैसले किस तरह से होंगे, या जो हमारे दरमियान जो है एक माजी की बात है, एक बिटर जो है हमारा वो है, उसमें आपस में एक माजी है, तल्ख माजी है, तो उससे हम आगे निकल के हम किस तरह से इकट्ठे चल पाएंगे। फिर जो फैसले होंगे कि सड़कों पे आना है नहीं आना, किस तरह से गवर्नमेंट के साथ डील करना है या बाकी लोगों से डील करना है, ये वो इत्तेहाद की सतह पे होगा। और फिर पार्टियां जो है वो अपने तौर पे शायद डिसीजन ना ले पाएं, मासवा ये कि इत्तेहाद के अंदर जो इज्तिमाई क़यादत होगी या जो भी क़यादत का तरीक़ाकार होगा वो कोई फैसला करे।
कामरान साहब, ये जो शिकायत रही है JUI-FA को, आपने भी जिक्र किया तलखी का, जो चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की तरफ से स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, बयानात आ जाते हैं, क्या वो अभी एक इशू है या उसके ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको एड्रेस कर लिया है? एड्रेस हुआ नहीं है, मगर बावर करवाया गया है कि ये इशू भी जो है ना ये एड्रेस हो जाएगा और रिस्पेक्टेबल तरीके से ये एड्रेस हो जाएगा। तो अब चूंकि चीज़ों ने शक्ल इख्तियार करनी है और ये जो कुछ भी होगा डॉक्यूमेंटेड होगा, तो फिर सारा कुछ जब हो जाता है तो फिर हम आपके सामने रखेंगे इन मामलों को। कामरान साहब, क्या ये मुज़ाकरात सिर्फ आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान हो रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली पिछले दिनों में जो एक यहाँ सेमिनार हुआ उसमें तो शायद खाकान अब्बासी साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे। क्या आप दोनों के दरमियान ही ये जो भी जैसे आपने कहा कि जो भी डिटेल्स आप लोग वर्कआउट करें, आप दोनों के दरमियान है, या ये कोई इसके अंदर बाकी जी जमातें हैं वो भी आ सकती हैं, या वो एक अलग प्रोसेस है? नहीं, इत्तेहाद में तो सारे होंगे, मगर इसमें एक तल्ख माजी जो है हम दो पार्टियों का है। बाकी तो अपना महमूद खान साहब के साथ, शायद खाकान साहब के साथ, या बाकी GDA के साथ या दीगर पार्टियों के साथ, वो तो हमारा और उनका कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। और वो इसी तरह से अपना PTI का उनके साथ कोई ऐसा इशू नहीं है उन जमातों के साथ। तो वो सिर्फ हमने अपने मामलात को सेटल करना है और फिर वो सारी जमातें उसके बाद मिल के आगे बढ़ने का, अगर बात बन गई तो फिर प्रोग्राम बना सकते हैं। पर सर, ये कितना इस पे वक्त लग सकता है? और मैं ये सवाल इसलिए पूछी हूँ क्योंकि शायद ये पाकिस्तानी सियासत में अमूमन जो ये जब भी इत्तेहाद बनते हैं तो मेन लीडरशिप की आपस में मुलाकात होती है। बहुत अरसे बाद हम ये एक ऐसा प्रोसेस देख रहे हैं जिसमें एक तरफ इमरान खान साहब तो वैसे ही जेल में है, मगर आप लोग भी, मतलब कि मौलाना साहब नहीं, आप लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, तो ये तो वैसे ही एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना, डेलिकेट प्रोसेस है, क्योंकि मेन लीडरशिप को तो आप लोग बाद में बीच में इन्वॉल्व करेंगे इफ इट कम्स टू दैट। लीडरशिप को उसमें आगाह रखते हैं, मगर हमारे यहाँ थोड़ा सा मामला जो है वो दूसरी तरह से चलते हैं। उसमें हमारा मामला जो है, हमारा नज़म जो है, हमारा जो ढांचा है जमात का, वो थोड़ा पेचीदा है। हमारे यहाँ वैसे भी जो है वो फैसले अदारे करते हैं। लीडरशिप तो आपको मौलाना साहब की मालूम है कि वो नज़र भी आ रही है, सब कुछ है, मगर इसके बावजूद जो है मौलाना साहब जो है कम से कम 3 अदारों से पूछने के, आप उसको कह लीजिए कि मोहताज हैं, कि आप अपनी जनरल काउंसिल से पूछेंगे, अपनी शूरा से पूछेंगे, अपनी आमला से पूछेंगे, और उसके बाद जो है वो डिसीजन होगा। हमारा फैसला जो है वो इस तरह से नहीं है कि वो हमारा लीडर अकेले बैठ के कोई फैसला करता है तो उस पर वो सब पे मुसल्लत हो जाता है। नहीं, पूरी जमात को उसमें एतमाद में लिया जाता है। वर्कर जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जो है वो इंगेज हो जाता है उसमें। तो ये भी एक डेमोक्रेसी की शक्ल है, आप इसको कह लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकालने। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक को, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम लाहौर के में जो मेयो अस्पताल के हवाले से पिछले दिनों में स्टोरी चल रही थी उस पर बात करेंगे। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। अगर ये बैच में इशू था तो ये बैच में पहले क्यों नहीं शुरू हुआ? ये बैच सुबह भी लगा, ये बैच एक दिन पहले भी लगा, ये बैच पूरे पंजाब के तमाम अस्पतालों में लगा। बिल्कुल डॉक्टर की जिम्मेदारी जरूर है, इंजेक्ट नर्स ने करना है, मिक्सिंग नर्स ने करनी है। हम इसको इसलिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अगर इसमें नर्सेज की तरफ से कोताही है तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर इसमें ड्रग में कोई इशू है तो फिर वो मैन्युफैक्चर तक उसके खिलाफ कार्रवाई। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मेयो अस्पताल लाहौर का। पिछले कई दिनों से उस पे हम देख रहे हैं कि मीडिया में काफ़ी खबरें आ रही हैं। 2 इश्यूज़ और या 2 वाक़यात का जिक्र। एक जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का पिछले दिनों में मेयो अस्पताल लाहौर का एक दौरा था। दौरे के दरमियान मरीज़ों की तरफ से जो शिकायत की गई तो उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद साहब से जो उनका एक एक्सचेंज हुआ,
उस पर अब हम कह सकते हैं कि एक कहानी बन गई, एक तनाज़ा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि दवाइयाँ नहीं मिल रही तो, और उन्होंने हिदायत दी कि उनको फारिग कर दिया जाए। उसके बाद डॉन अखबार में ही खबर आई जिसमें बताया गया कि एमएस पहले ही जो थे वो इस्तीफ़ा दे चुके थे, और इस्तीफ़ा भी शायद उन्होंने इसी वजह से दिया था क्योंकि दवाइयाँ ख़रीदने के जो पैसे दरकार थे वो हस्पताल को मिल नहीं रहे थे। ये भी कहा गया स्टोरी में कि जो वज़ीर सेहत हैं और सेक्रेटरी हैं और उनको भी गालबन इस तफसील का मालूम था। इसके साथ साथ जो ये वाक़या हुआ उसके ऊपर बहुत सख्त रद्द अमल भी आया मुख्तलिफ हम कह सकते हैं तरफ से। जो सीनियर असातिज़ा हैं उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया, डॉक्टर्स की तरफ से भी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो PMA है उनके एक ओहदेदार डॉक्टर मलिक शाहिद शौकत साहब ने कहा कि ये एक डरावना ख्वाब था डॉक्टर बिरादरी के लिए, और उन्होंने कहा कि ये गवर्नेंस मॉडल पर भी एक दाग है कि इस तरह जो है वो नहीं पेश आना चाहिए डॉक्टर्स के साथ। अब ये वाक़या अभी तक कुछ क्लियरली हम कह सकते हैं कि इस पे तफसील सामने नहीं आई। कोई एक दूसरा वाक़या भी मेयो हस्पताल में हो गया, और वो ये था कि एक एंटी बैक्टीरियल जो इंजेक्शन था उसके रिएक्शन से 2 मरीज़ जाँ बहक हो गए। 17 के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। ये जो हस्पताल था उसका न सिर्फ इस्तेमाल इस इंजेक्शन का रोक दिया गया इस वाक़े के बाद, बल्कि ये भी हुआ कि जो 3 नर्सेस थी उनको शोकॉज नोटिस दे दिया गया, और अब नर्सेस की तरफ से भी एहतजाज जारी है। हस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि नर्सेस ने इंजेक्शन जो प्रिपेयर करते हैं उसमें कोताही की जिसकी वजह से ये डेथ्स हुई, जबकि दूसरी तरफ जो नर्सेस हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि उनके ऊपर सारा मलबा डाला जा रहा है इस वाक़े का। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ चौधरी साहब, सहाफ़ी हैं, डॉन आर से वाबस्ता हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो आसिफ साहब। आसिफ चौधरी साहब, पहले तो सर बात कर लें जो वाक़या है मरियम नवाज साहिबा की जो विज़िट हुई, उसके बाद जो आपकी स्टोरी थी उसमें वाक़यात कुछ फ़र्क थे। इशू क्या था, और वो जो डॉक्टर साहब हैं जिनको हटाने को कहा गया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, वो इस वक्त कहाँ हैं? जी थैंक यू वेरी मच आरफा। एक्चुअली अगर अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ब्रेक लेके बताऊं, अगर आज मिसाल कायम की जाए ना ब्यूरोक्रेसी, देखे जो इस वक्त ना ब्यूरोक्रेसी जो उसका रोल था ना सेक्रेटरी हेल्थ का, वही वाक़े के बाद में आता हूँ। अगर आप सेक्रेटरी हेल्थ को टेस्ट केस बुला देते ना तो दूसरा वाक़या ना होता ये जो ड्रग रिएक्शन वाला, ठीक है ना। ये चीजें तो चलती आ रही है मुसलसल। खैर ये पेंडिंग लायबिलिटी का इशू था। ये 2 साल से तकरीबन 3.5 अरब रुपए ये मेयो हॉस्पिटल की लायबिलिटी थी, और इसके ऊपर मैं पहले भी 2-3 दफा रिपोर्ट कर चुका था, और ये मैटर बड़ी देर से हाईलाइट किया हुआ था, हाईलाइटेड था। और ये मैडम मरियम नवाज ने जब टेक ओवर किया यहाँ पंजाब में आई तो उस वक्त भी इनको पता था कि ये पेंडिंग लायबिलिटीज चलती आ रही हैं। अच्छा, इस पे मुसलसल रिपोर्टिंग करने के बावजूद हॉस्पिटल की सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती गई, और इतनी हो गई कि इन्होंने बार बार कहना शुरू कर दिया, रिमाइंडर भेजने शुरू कर दिया। फिर सेक्रेटरी हेल्थ भी आए, हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ भी हॉस्पिटल गए, 5 मीटिंग अटेंड कर चुके हैं मिनिस्टर हेल्थ हॉस्पिटल में इस पेंडिंग लायबिलिटीज के ऊपर, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ने और MS ने दोनों ने बताया था कि ये सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि पेशेंट की डेथ हो रही है, खुदारा हमें मेडिसिन दे दे, ये प्रोवाइड कर दे। तो ये करने के बावजूद उन्होंने पता नहीं क्या इनका कोई ब्यूरोक्रेटिक इशू आए हैं या कोई और है, नेग्लिजेंस है, कुछ नहीं कर सकी। फाइनली पिछले 12 फरवरी को MS ने, प्रोफेसर फैसल मसूद ने रिजाइन दे दिया। उन्होंने इसी बुनियाद पे दिया था कि अगर आप मेडिसिन दे सकती तो मेरा यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। सही, ठीक है। तो आसिफ साहब, मैं आपको यहाँ टोक के पूछूं कि इशू क्या है? पैसे नहीं है, अप्रूव नहीं हो रहे, मतलब कि क्यों नहीं पैसे थे मेयो अस्पताल को? जी देखिए, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि फंड्स की शॉर्टेज है, और ये रहा है कि जो हेल्थ सेक्टर का बजट है ना आरफा, वो हेल्थ सेक्टर का बजट ये कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो जो मेडिसिन की हेड में भी है ना, अगर लेट से, तो वो ऐसे कामों में इस्तेमाल हो जाता है जहां पर आपकी गुडविल नजर आनी चाहिए, जहां आपकी वाह नजर आनी चाहिए। आप जो बजट है, हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट है, वो भी आप फंड कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, और मेडिसिन का भी आप कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? ये रेनोवेशन के नाम पे उन्होंने
100 अरब रुपए लगाए। अच्छा आसिफ साहब, तो अब ये बताएं कि ये जो डॉक्टर फैसल हैं वो अब उनका इस वक्त स्टेटस क्या है? अभी वो डॉक्टर फैसल जस्ट प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक के, अपनी वार्ड में जा रहे हैं, वहीं काम कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने इस जो पोजीशन से या इस्तीफा मंजूर हो गया है या जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इनको हटा दिया जाए वो ऑर्डर्स जो है वो जो मरियम नवाज साहिबा का जो ऑर्डर था वो इंटैक्ट है, उनको हटा दिया गया उनके। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा अब दूसरे इशू पे आ जाए सर, ये जो इंजेक्शंस का रिएक्शन हुआ है ये क्या वाकया है? असल में ये एक इंजेक्शन था एंटीबायोटिक जो सप्लाई किया जाता है अस्पतालों में, और लाहौर में हॉस्पिटल में भी सप्लाई किया गया। ये तकरीबन तमाम वार्ड्स में गया है, मोस्टली वार्ड्स जहाँ पर ये यूज होता है। अच्छा, इसका इशू ये था कि इसके लिए प्रिकॉशन साथ भेजी गई थी। जो हॉस्पिटल वालों ने डिस्प्ले भी किया हुआ था, पंजाब गवर्नमेंट ने भी इसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं, पंजाब गवर्नमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट ने लिखा हुआ था, वार्निंग जारी की हुई थी, प्रिकॉशन दी थी। आपने ये जो इंजेक्शन है इसमें कौन सा सोल्यूशन मिक्स करके लगाना है, ये सारी प्रिकॉशन गाइडलाइन दी हुई थी। ये FDA की गाइडलाइन, स्टैंडर्ड गाइडलाइन है यूएस की। अच्छा, वो इसके बावजूद आपको पता है समटाइम्स उनका प्रेशर ज्यादा होता है या नेग्लिजेंस का मुजाहरा करती है नर्सेज। वो क्या कहते हैं, IV जो सोल्यूशन लटक रहा होता है ना, आपने देखा होगा अक्सर जो पेशेंट के साथ, वो उसी में उसको भर भर के लगाई जाती हैं, तो वो उसके साथ मैच नहीं करता, वो क्लैश कर गया जिसकी वजह से रिएक्शन है। इन्होंने वो सोल्यूशन नहीं लगाया जो मेहनत करके तोड़ के छोटी सी शीशी के साथ डाल के तो वो लगाते हैं। तो आसिफ साहब आप ये कह रहे हैं कि ये अब एस्टैब्लिश हो गया है कि ये नर्सेज की ही गलती थी, उन्हीं की कोताही थी और इंजेक्शन में कोई मसला नहीं था? इंजेक्शन बिल्कुल ठीक है। इंजेक्शन तकरीबन उस वक्त 9 वार्डों में लगाया गया पेशेंट्स को। 9 डिपार्टमेंट, ये यानी कि ये न्यू हॉस्पिटल के ही डिपार्टमेंट है, सेम डे ही लगा है और दर्जनों पेशेंट्स को लगा है। यहाँ क्यों इशू आया है कि नर्सों ने, मेडिसिन में कोई इशू नहीं है, ये एस्टेब्लिश हो गया है कि इन नर्सों ने सोल्यूशन जो है ना वो उसको इंजेक्शन के साथ मिक्स करने में नेग्लिजेंस की है, कोताही की, जिसका नतीजा ये निकला है। बिल्कुल से। अच्छा आसिफ साहब अब ये बताएं कि ये जो दवाइयों की शॉर्टेज का मसला था फंड्स की वजह से, क्या ये मसला सिर्फ मेयो अस्पताल में हो रहा है या ये लाहौर के और अस्पतालों में भी ये इशू सामने आ रहा है? जी, ये तमाम हॉस्पिटल में है। सबसे ज्यादा मसला यहाँ पे आ रहा था क्योंकि यहाँ की इमरजेंसी भी 7000 है डेली की, यहाँ पर OPD 7000 है डेली की, और यहाँ पर ऑपरेशन की लिस्ट भी बहुत लंबी है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 250 बेड का हॉस्पिटल है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ बट बाकी भी अस्पतालों में लाहौर में, सिर्फ लाहौर में या पंजाब में ओवरऑल? ये पूरे पंजाब का ही मसला है, लेकिन मेजर टीचिंग हॉस्पिटल का इशू होता है क्योंकि यहाँ टर्शरी केयर है ना, इसमें स्पेशलाइज हेल्थ केयर होती है ना, आपके ऑपरेशन होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, आपके और भी बड़ी सीरियस बीमारियों के साथ पेशेंट। अच्छा, तो आसिफ साहब ये मसला आपने जैसे कहा कि ये तो कोई 2-2.5 साल से मसला जारी है, सही? तो ये तो फिर केयर टेकर्स के जमाने से या परवेज इलाही साहब के जमाने से जारी है? जी देखिए, 2 साल से हो, 3 साल से हो, कोई भी पिछली गवर्नमेंट हो, जब मौजूदा गवर्नमेंट कोई भी है, मैं नहीं कहता नूली, कोई भी है, कोई चीफ मिनिस्टर है, मौजूदा गवर्नमेंट कोई भी पार्टी रन कर रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आती है, ये लायबिलिटीज उनके ऊपर है कि आप एड्रेस करें इस इशू को। और ये ऐसा कोई नहीं है। आसिफ साहब मैं समझने की ये कोशिश कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि 2-2.5 साल से पंजाब के तमाम अस्पतालों में दवाइयों का मसला आ रहा है और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पैसे नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी ऐसा ही है, ये हमेशा ये मैं आपको बताऊं, ये 2-2.5 साल से यही मसला आ रहा है। वो थोड़ी सी रकम रिलीज कर देते हैं, आप ये होता है कि थोड़ा सांस बहाल करने के लिए कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए भेज दिया और मेरे मरीजों को मेडिसिन सप्लाई हो गई, या टेंडर्स वेंडर्स ने सप्लाई की है, उनको थोड़ी सी पेमेंट कर दी, उन्होंने मेडिसिन आपकी थोड़ी सी बहाल कर दी। ये थोड़ा थोड़ा सिलसिला ऐसे चलाते आ रहे हैं। तो ये मेडिसिन फंड्स की शॉर्टेज का कहा जाता है हुकूमत की तरफ से, हमारे पास फंड्स नहीं है और फंड्स ना होने की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, विल टुमारो एट द सेम टाइम।